मैंने आपको सेक्शन जो पेपर 2 है रीडिंग एंड राइटिंग, उसका मैंने आपको कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन वो भी करवाया है। इसके अलावा मजमून के मैंने आपको 2 टॉपिक्स थे वो मैंने आपको करवाए हैं। आज मैं आपको पेपर 4 जो है, कंपोनेंट 4 है, जो टेक्स्ट है, जो सेक्शन 1 का शायरी वाला क्वेश्चन जो है वो आपको स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको तीनों पेपर्स का थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने पेपर को कैसे करना है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन आपका एक फुल पेपर है, मजमून आपका एक फुल पेपर है, वो भी हो गया। आज हम इसको पोइट्री को स्टार्ट करेंगे। पोइट्री में आपको पूरी नज्म आज नहीं करवाऊंगी, आपको थोड़ा काम भी शुरू करवाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी आप लोगों को इस वीक में जो कॉम्प्रीट है वही आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे लें, ठीक है, क्योंकि सब बच्चों ने मुझे अभी तक काम जो है वो सबमिट नहीं कराया। तो आज मैं आपको स्टार्ट करवा देती हूँ, और मैंने आपसे ये बुक लेने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद है कि सबने बुक ले ली होगी। अगर नहीं भी ली है तो आप इसका आपको नेट पे मिल जाएगी, जो अभी मैं नज्म आपको करवाने लगी हूँ। तो आप जो है वो नेट से देख के तो इसकी तशरीह जो है वो अभी आज आपको 1 या 2 बंद मैं करवाऊंगी, जितना भी हमारे पास वक्त होगा। तो जब ये नज्म कंप्लीट होगी, जो बच्चे साथ साथ पॉइंट्स लिखना चाहते हैं वो साथ साथ ले। बेहतर यही होता है कि जब मैं आपको तशरीह का लेक्चर दूं तो आप साथ साथ पॉइंट्स लिखते जाएं, बजाय इसके कि आप बाद में इसको तशरीह को लिखें। बाद में फिर बच्चे थोड़ा सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर है कि अभी जब मैं आपको ये तशरीह करवाऊंगी, मैं आपको साथ मुश्किल वर्ड्स भी के मीनिंग भी बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है, और उसका मरकजी ख्याल कि इस नज्म में शायर क्या कहना चाहता है। और फिर उसका जब मैं तशरीह करूंगी तो उसके पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या बातें हैं। तो वो आप पॉइंट्स अगर नोट कर लेंगे तो तशरीह करने में आपको आसानी होगी। जाहिर है पूरी तशरीह तो आप अभी लेक्चर में नहीं लिख सकते हैं, तो आप देखें कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लें, और बाद में जब आप पूरी नज्म की तशरीह, जब ये नज्म खत्म होगी और उसके बाद जब आपने तशरीह लिखनी है 500 से 600 अल्फाज की, तो फिर वो आपको बहुत ज्यादा मददगार आपके लिए साबित होंगे जब आप तशरीह करने लगेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल अपने पास लेके बैठिए, और जैसे मैं तशरीह करती जाऊंगी आपने इसको पॉइंट्स को कॉपी पे नोट करते जाना है। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर शायरी का है, कदीम नज़में। जब मैंने आपको पैटर्न बताया था तो मैंने बताया था कि हम लोगों ने कदीम नज़में करनी है, जिसमें कि गालिब नहीं, इकबाल हैं, फैज अहमद फैज हैं, साहिर हैं, और नजीर अकबर आबादी हैं। ये 4 शायर हैं आपके। ठीक है, 25 नंबर का ये आपका सवाल होता है, और 500 से 600 अल्फाज आपने लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज हम शुरू करेंगे। जिस शायर से आज हम स्टार्ट लेंगे वो है जी फैज अहमद फैज। आप अपनी किताबें खोल लें अगर आपके पास हैं तो, अगर नहीं है तो फिर मुझे ध्यान से सुने। अच्छा जी, आज हम करेंगे फैज अहमद फैज की नज्म निसार में तेरी गलियों के। आप इसको खोल लें। फैज अहमद फैज की नज्म है निसार में तेरी गलियों के। फैज अहमद फैज के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। वैसे तो जब हम क्लास में इंशाल्लाह जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन जो होगा इसका वो आपको जरूर आपको कॉपी पे लिखवाऊंगी। इसमें जब आप तशरीह करने लगते हैं कुछ जरूरी बातें हैं जो आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये जैसे देखें, निसार में तेरी गलियों की, ये आपकी नज्म है। ठीक है, ये नज्म की आपने तशरीह करनी है। आपको बिलफर्ज एग्जाम में ये नज्म आती है, ये किताब आपके पास होगी। ठीक है, इसमें से कोई से भी 2 बंद वो आपको दे सकते हैं। हो सकता है वो ये वाला बंद, ये 2 सेंटर वाले 2 बंद आपको दे दें, हो सकता है आखिरी 2 बंद आपको दे दें, हो सकता है आपको पहले 2 बंद दे दें। ठीक है, तो इस नज्म में से कोई से भी 2 बंद आपको आ सकते हैं। लेकिन आपके पास ये किताब होगी, आपको पता चल जाएगा, ऊपर उन्होंने बताया होगा कि ये निसार में तेरी गलियों की नज्म है, फैज अहमद फैज की है। आपने बुक आपके पास होगी, ये वाली बुक आप एग्जामिनेशन में लेके जा सकते हैं। आपने किताब खोलनी है, आपने ये नज्म निकाल लेनी है। ठीक है, ये नज्म निकालने के बाद आपने तशरीह करने से पहले, आपको पता है कि ये फैज अहमद फैज की नज्म है, तशरीह करने से पहले आपने कोई 100 और 110 to 15 वर्ड्स में आपने इंट्रोडक्शन लिखना है फैज अहमद फैज का। ठीक है, तारुफ जिससे आप कहते हैं। फैज अहमद फैज की आपको कोई भी नज्म आती है या किसी भी शायर की आपको कोई भी नज्म आएगी, आपने उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले लाजमी लिखना है।
इंट्रोडक्शन आपने हर सवाल में, चाहे वो शायर है चाहे वो मुसन्निफ है, इंट्रोडक्शन आपका जो तारुफ होता है, ठीक है, सबसे पहले आपने तारुफ लिखना है। अगर आप ये नज्म जैसे हमने अब शुरू की है फैज अहमद फैज की, तो फैज अहमद फैज का इंट्रोडक्शन आपका 100 से 150, 100 से 125 अल्फाज तक, कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा इसका लेंथी इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है हमने तशरीह भी करनी है और तशरीह में फिर आपके वो वर्ड्स कम हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है कि आपने तारुफ लिखना है। उसके बाद क्या है उसका, ये आपने हेडिंग्स नहीं बनानी। अगर आप जैसे बना रहे हैं कि तारुफ की हेडिंग आपने ऊपर लिख दिया, लिख के यहाँ पे तारुफ ऐसे लिख के, ठीक है, उसके नीचे आप इसका तारुफ लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आपने 8-10 लाइनें लिखी हैं, उसके बाद फिर आप मरकजी ख्याल लिख के हेडिंग दे के फिर उसका वो लिख रहे हैं। ये चीजें आपने, ये लिखना कुछ नहीं है, लेकिन आपकी तरतीब ऐसी होगी कि जो एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा, उसको पता चलेगा कि ये पहले इसने राइटर के बारे में या पोइट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद ये तशरीह आया है, ठीक है। सबसे पहले आपने पहले पैराग्राफ, अब पैराग्राफिंग में होना, पहले पैराग्राफ में तारुफ होगा, हेडिंग नहीं होगी, ठीक है, तारुफ की हेडिंग नहीं होगी, लेकिन सिर्फ पैराग्राफ होगा जिसमें आप तारुफ लिखेंगे फैज अहमद फैज का। फिर उसके बाद जो अगला पैराग्राफ होगा उसमें पहली 1-2 या 3 लाइनों में आप उसका मरकजी ख्याल लिखेंगे कि असल में ये नज्म जो है इसका क्या पस मंजर है, और इसमें वतन की मोहब्बत का जिक्र किया गया या महबूब की मोहब्बत का जिक्र किया गया, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं, या हकीकी मोहब्बत का जिक्र किया है, ठीक है। तो ये बात है जो आपने मरकजी ख्याल में बतानी है कि ये इस नज्म में बेसिकली किस चीज के बारे में बयान करने की कोशिश की है शायर ने, सिर्फ 2 या 3 लाइनों में। उसके बाद उसी पैराग्राफ में आपने करना क्या है, अगर आपको चाहे सेंटर वाले भी 2 बंद आते हैं या आखिर वाले 2 बंद आते हैं, आपने तशरीह सारी नज्म की करनी है, ठीक है, क्योंकि एक बंद की या 2 बंद अगर आपको आते हैं उसकी तशरीह आप 600 वर्ड्स की करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके करने का तरीका क्या है कि जो 2 बंद आपको आए हैं आप स्टार्ट उसी से करें, उससे आपने स्टार्ट करना है कि ये तो इसमें जो हमें अभी नज्म, जिस नज्म की तशरीह करने के लिए कहा गया उसमें हमें ये जो बंद दिए गए हैं स्टार्ट करें, बाद में फिर बाकी जो बंद हैं उनके हवाले आपने देने हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपको ये 2 बंद आ जाते हैं, आखिरी 2 बंद अगर आपको आ जाते हैं, आपने आखिरी 2 बंद से स्टार्ट तो कर दिया है, इस बंद से आपने तशरीह स्टार्ट कर दी, लेकिन आपने इस बंद का भी बीच में आप तशरीह में जिक्र कर सकते हैं कि शायर इसमें ये, इस नज्म में ये भी कह रहा है, और जो आखिरी वाली 2 बंद हैं इसका भी आप हवाला दे सकते हैं कि इस नज्म में शायर ये भी, क्योंकि नज्म है ना, देखिए नज्में करवाने का बेसिकली मकसद ही यही है कि नज्म का एक ही मरकजी ख्याल होता है, उसका थीम एक ही होता है। गजल चूंकि मैंने आपको इसलिए गजलें जो है वो कदीम गजलें भी थी, शौरा की, गालिब वगैरह की गजलें हैं, लेकिन गजलें मुश्किल इस लिहाज से होती हैं कि उसमें हर शेर का थीम जो होता है, हर शेर का मरकजी ख्याल अलग होता है, हर शेर में एक कहानी होती है, हर शेर में एक जो होता है कि वो अलग ही ख्याल होता है। नज्म में ये होता है कि एक ही ख्याल जो है वो शायर जो है आगे बयान करता जाता है। अगर निसार मैं तेरी गलियों में वतन से मोहब्बत से रिलेटेड है, तो इसमें वतन से की मोहब्बत का मतलब उसमें अगर मायूसी दिखाई गई है तो फिर वो मायूसी के अशार होंगे, अगर उसमें उम्मीद दिखाई गई है तो उम्मीद के अशार होंगे, ठीक है। तो एक ही थीम होता है, एक ही पैटर्न पे, इसलिए निस्बतन जो नज़में हैं ये आसान होती हैं बच्चों के लिए करना, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा निसार में तेरी गलियों में वतन से मोहब्बत से रिलेटेड आपकी नज्म है, आप उसको जहन में आपके आ जाएगा कि अच्छा ये, अगर आपने मेरी 2-4 बंद भी अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस नज्म में ये चीजें बयान करनी है, ठीक है। तो गजलें इस वजह से हमने नहीं की क्योंकि उसमें अगर 10 अशार हैं तो 10 के 10 अशार में अलग ही कहानी है, 10 के 10 जो अशार हैं उसमें अलग ख्यालात हैं, तो वो मुश्किल इस वजह से बच्चों, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये नज्मों वाला जो सेक्शन है ये चूज किया है कि ये बच्चे इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। अब तो ये हो गया स्टाइल की पोइट्री का आपने किस तरीके से करना है, मैंने आपको बता दिया कि तशरीह कैसे करनी है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, पूरी नज्म की आपने तशरीह करनी है। आएगा आपको 2 बंद आएंगे पेपर में, लेकिन आपने तशरीह पूरी नज्म की करनी है, और पूरी नज्म करने के लिए ये बुक आपके पास होगी, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जी तशरीह की तरफ। आज मैंने आपको बताया था कि निसार में तेरी गलियों के हम ये करेंगे आज, ठीक है।
रीडिंग पहले मैं करती हूँ, वैसे तो रीडिंग बच्चों से ही मैं क्लास में करवाती हूँ ताकि उनकी रीडिंग, ताकि उनको नज्म पढ़नी आए कि हमने एक्चुअली पोइट्री को पढ़ना कैसे है, क्योंकि पढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम है बच्चों के लिए कि हमने शायरी को शायरी के अंदाज में किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी लेकिन चूंकि मैं रीडिंग करूंगी, आप लोग घर में भी मेरे साथ साथ जो है वो पढ़ते जाइएगा। अच्छा जी, पहला इसका बंद है, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्म जान बचा के चले, है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद, कि संग व खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आजाद। ठीक है, ये आपका पहला आपका बंद है। सबसे पहले तो इसमें फैज अहमद फैज की ये नज़्म जो है हुब्बुल वतनी पे है। हुब्बुल वतनी क्या होती है? वतन से मोहब्बत, वतन के मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर फैज अहमद फैज ने अपनी ये नज्म लिखी है। आप नोट डाउन करते जाइए पॉइंट। अब आपके पास हाथ में पेन और कॉपी जो है वो लाजिम होनी चाहिए ताकि आप पॉइंट्स जो है वो नोट करते जाएं। ठीक है, फैज अहमद फैज, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दिखाती हूँ। डिटेल इंट्रोडक्शन मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो नोट्स के फॉर्म में दूंगी। फैज अहमद फैज जैसे कि आपको पता है सियालकोट में पैदा हुए, सियालकोट की पहचान है, सियालकोट का एक नाम है और सियालकोट उनके नाम से पहचाना भी जाता है। बहुत बड़े शायर हैं फैज अहमद फैज, और अल्लामा इकबाल के पैटर्न पे किसी हद तक जो फैज अहमद फैज हैं, अल्लामा इकबाल तो है बहुत ऊंची चीज है, लेकिन उनके पैटर्न को किसी हद तक ये छूते हुए नजर आते हैं। फैज अहमद फैज सियालकोट में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम उन्होंने यहीं से सियालकोट से हासिल की, बाद में फिर वो लाहौर चले गए, वहां उन्होंने अपनी एजुकेशन आगे हासिल की। और शुरू में फैज अहमद फैज ने जब पोइट्री स्टार्ट की थी तो उनका अंदाज वैसा ही था जैसे कि आम शोरा का होता है, जैसे हुस्न इश्क के किस्से, मोहब्बत की बातें और महबूब की बातें, महबूब से मुताल्लिक बातें। यही जब उनका अरूज का दौर था, जवानी का दौर था, तो उन्होंने अपनी जो अशार थे या जो अपनी नज़में थी, जो अपनी गज़लें थी, वो मोहब्बत के मौजू पे ही लिखी थी। जो दुनियावी महबूब होता है, अब उसे कह ले। ठीक है, महबूब की बातें, महबूब के किस्से, महबूब से जुदाई, महबूब से मिलन, ये सब बातें उनके पहले दौर में थी। फैज अहमद फैज की शायरी के दो अदवार थे, ये आप नोट करें। फैज अहमद फैज की शायरी के दो अदवार थे। पहला दौर उनका क्या था? उनके महबूब यानी हुस्न इश्क का दौर था, हुस्न इश्क और मोहब्बत का दौर था, पहला दौर। दूसरा दौर उनका क्या था? हुब्बुल वतनी, मोहब्बत के, वतन से मोहब्बत का जज्बा। दूसरे दौर में जब फैज अहमद फैज अपनी शायरी के दूसरे दौर में दाखिल हुए थे तो तब वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए थे। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक कौन सी तहरीक है? आपकी जो सिलेबस में या आपकी किताब में जो 4 शायर आपने पढ़ने हैं, जिसमें फैज हैं, साहिर हैं, नज़ीर हैं और अल्लामा इकबाल हैं, ये चारों शायर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे हैं। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक क्या तहरीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसका, आपने हिस्ट्री में हो सकता है ये चीज पढ़ी हो, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका तरक्की पसंद तहरीक का तारुफ बता देती हूँ। तरक्की पसंद तहरीक में पाकिस्तान बनने से पहले जब अदब का दौर था ना, जो अदबी लोग थे उनको बहुत ही एक कमतर हकीर जो है वो समझा जाता था। फिर एक तहरीक जो है वो शुरू हुई जिसमें कि ये जो अदबी लोग थे इन्होंने अपने अदब को प्रमोट किया और इन्होंने ये महबूब और हुस्न इश्क के किस्सों से निकल के वतन और वतन के मोहब्बत के जज्बात को फरोग दिया। अपने इर्द गिर्द फैले हुए जो नासूर थे, जो अपने इर्द गिर्द फैलती हुई माशरती बुराइयां थी, उन पे फोकस किया। ठीक है, महबूब के किस्से तो नजर आते हैं इन शायरों में हमें, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपनी शायरी को बामकसद बनाया। शायरी को बामकसद बनाया उन शोरा ने जो कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे हैं। तो आपके जो शायर हैं फैज अहमद फैज, ये भी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। इन्होंने अपने इर्द गिर्द फैली हुई बदउनवानी को और माशरती नाहमवारियों को, तबकाती तजाद को, ये चीजें, ये आप जो वर्ड्स बोलते हैं ना, ये आपने लिखने हैं ताकि जब आप तशरीह करें तो आपको भूलें ना। तबकाती तजाद को, माशरती नाहमवारियों को, अपने इर्द गिर्द फैले हुए जो गुर्बत है, अफलास है, जो जुल्म है और जो गुर्बत है, इन चीजों को अपनी शायरी का मौजू बनाया। और लोग बड़े हैरान होते थे उस जमाने में कि महबूब से हटके भी कोई शायरी होती है, मोहब्बत से हटके भी कोई शायरी हो सकती है।
महबूब के हुस्न और इश्क की बातें ही शायरी में पहले परवान चढ़ती थी, लेकिन जब इन शायरों ने तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुआ, इन्होंने कौमी मौज़ूआत को अपना जो है वो मौजू बनाया, और जो भी बदउनवानियां माशरे में हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि गुर्बत और जुल्म के अंधेरे में जो लोग पिस रहे थे, उनकी आवाज इन्होंने उठाई। ठीक है, तो उनकी आवाज तरक्की पसंद तहरीक से बेसिकली जो मकसद है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होना, वो ये है कि उन्होंने अवामी मौज़ूआत को अपनाया। अभी जब हम तशरीह करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह के मौज़ूआत जो थे वो शायर इन शोरा ने अपनाए थे। तो मैं आपको फैज़ अहमद फैज़ का बता रही थी कि फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। इनकी शायरी के दो अदवार थे। पहला दौर इनका हुस्न और इश्क का था, दूसरा दौर इनका इनकलाबी दौर था। इनकलाबी दौर यानी कि वतन से मोहब्बत के जज्बे से सरशार थे ये। इन्होंने अपने इर्द गिर्द फैली हुई माशरती नाहमवारियों को अपना मौजू बनाया। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ को 1951 में 1951 में रावलपिंडी साजिश केस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए होता क्या है कि जब भी आप माशरे में फैली बदउनवानियों को लिखते हैं, जब भी आप जो उस दौर के हुक्मरान होते हैं उनके खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, तो आप आसानी से बख्शे नहीं जाते हैं। आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं बहुत से मजालिम, बहुत से जुल्म सितम आपको बर्दाश्त करना, बहुत सी आप पे पाबंदियां लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये शायर चूंकि कलम की ताकत को अपनी इन्होंने आवाज बनाया था, इन्होंने कलम की ताकत को इस्तेमाल किया था, तो जो उस दौर के हुक्मरान थे वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि हमारे खिलाफ कुछ लिखा जाए। क्योंकि उस दौर में जो था एक बादशाह टाइप का दौर था, कोई किसी भी इंसान को आजादी राय की इजाजत नहीं थी। तो ऐसे दौर में जब एक शायर, एक मुसन्निफ जो है अपने कलम को अपना हथियार बनाकर उसको इस्तेमाल करता है, तो ये उस जो कहते हैं ना उसके उस दौर के जो हुक्मरान हैं वो चीज कभी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उनके खिलाफ लिखा जाए। तो फैज अहमद फैज को 1951 में रावलपिंडी साजिश, उसमें क्या था कि फैज अहमद फैज ने कुछ नज़में ऐसी लिखी थी जो कि उस दौर के उमरा के हुक्मरानों के खिलाफ थी। तो उनको कैद कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनका कलम जेल में भी नहीं रुका। उन्होंने जेल में, और आपको मैं बताऊं कि फैज अहमद फैज के जो शाहकार नज़में हैं, जैसे कि अभी हम ये तीनों नज़में पढ़ेंगे, निसार, मैं तेरी गलियों पे, मुझसे पहली सी मोहब्बत, दर्द आएगा दबे पाऊं, ये तीनों जो नज़में हैं, इसके अलावा भी नज़में हैं जो कि उन्होंने जेल में बैठ के लिखी थी। ये नज़्म जो आज हम पढ़ेंगे ये भी उन्होंने जेल में बैठ के ही लिखी हुई है। ठीक है, तो उनका जो शाहकार कलाम है वो उन्होंने जेल में बैठ के तख्लीक किया, और जेल में उनके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे, वो अपने वतन के लिए कैसे सोचते थे, ये सब कुछ हमें इनकी नज़मों में मिलेगा। ठीक है, तो फैज अहमद फैज का ये छोटा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह डिटेल भी मैं आपको रिटन फॉर्म में दूंगी। अब हम आते हैं जी नज़्म की तरफ। मैंने आपको जैसे रीडिंग की कि निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां। अब चूंकि वो जेल में है तो कहते हैं निसार, कुर्बान हो जाऊं, निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन, मैं तेरी गलियों में कुर्बान हो जाऊं, मैं तेरी गलियों के कुर्बान जाऊं, कि जहां पे ये नई रस्म चली है कि कोई सर उठा के चलने का क्या मतलब है, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता, अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकता। वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी रस्म चली है कि कोई भी शख्स जो है वो जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजार नहीं सकता, और जो कोई चाहने वाला तवाफ के लिए निकलता है, और जो कोई तुझसे मोहब्बत करता है वतन, जो तुझसे मोहब्बत करता है, जो बाहर निकलता है, अपने वतन को देखने की ख्वाहिश करता है, अपने वतन में आजादी से घूमने फिरने की तमन्ना रखता है, अगर वो बाहर निकलता भी है तो उसको अपने आप को छुपा कर, नजर चुरा कर, यानी कि उससे दुश्मनों से बच के, चोरी छुपे और डर डर के निकलना पड़ता है। अगर ए मेरे वतन, इस बंद में वो कहते हैं कि ए वतन मैं तेरी गलियों पर कुर्बान हो जाऊं, कि जहां पे हमें आजादी से घूमने फिरने की इजाजत नहीं है। देखिए, एक आजाद वतन, एक आजाद रियासत का ख्वाब जब इंसान देखता है तो उसमें क्या होता है कि हम आजादी से घूमे फिरेंगे, हर चीज हमारी होगी, हर चीज आजाद होगी, हमें किसी चीज की रोक टोक नहीं होगी, हमारा वतन होगा। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि कोई इंसान आजादी से अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकता, बल्कि हमें डिक्टेट किया जाता है, हम पे अपनी मर्जियां मुसल्लत की जाती हैं, थोपी जाती हैं। वो कहते हैं कि कोई निकलता भी है बाहर घूमने फिरने निकलता है तो उसे सब लोगों से छुप छुपा के और चोरी छुपे निकलना पड़ता है। क्यों? वो कहते हैं अहले दिल के लिए अब ये नज्म बस तो कुशाद,
तो कहते हैं कि मेरी ये नज्म जो मैं लिख रहा हूँ दिल वालों के लिए है, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो मुशाहिदा रखते हैं, जो नजर रखते हैं, जिनका जो दिल में आंख रखते हैं, ये उन लोगों के लिए मेरी ये नज्म है जो अपने ख्यालात को वसी रखते हैं, रोशन रखते हैं। ये मेरी नज्म उन लोगों के लिए है। और कहते हैं कि मैं इस हकीकत को आज ये बयान करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में वो हालात हो गए हैं कि संग व खिश्त मुक़य्यद है। संग क्या होता है? पत्थर। खिश्त क्या होता है? ईंट। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में वो हालात, और सग आजाद। सग क्या होता है? सग बेसिकली लफ्जी मतलब सग का होता है डॉग्स, कुत्ते। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुत्तों को तशबीह किससे दी है? जालिम और जाबिर लोगों से। ठीक है, जो हमारे हुक्मरानों की मैं बात करूंगी, या जो हमारे लॉर्ड्स हैं, जो हमारे जो खासतौर पे जो फ्यूडल सिस्टम को इसमें खासतौर पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, कि जो हमारे जो जागीरदाराना निज़ाम को इन्होंने यहाँ पे जो है वो बयान करने की कोशिश की है कि ये जो जागीरदार होते हैं, आपने अगर कभी गाँव में देखा हो, या कोई भी अभी भी सिंध के जो बहुत से ऐसे देहात हैं, सिंध के बहुत से इलाके हैं जहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम कायम है, और वो लोग लोगों को अपने गुलामों की तरह रखते हैं। वो लोग लोगों को अपने, उनका हाल जानवरों से भी बदतर है। अभी भी ऐसा हमारे माशरे में लोग हैं, हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उन लोगों से मुखातिब हैं जो जागीरदार हैं, जो कि जालिम सख्त वडेरे टाइप जो हैं, या जो हुक्मरान ऐसे हैं जो कि जालिम हुक्मरान हैं। वो कहते हैं कि संग व खश्त मुक़य्यद है, कि संग पत्थर और ईंट जो है मुक़य्यद है, उनको कैद कर लिया गया है। कि जो लोग अच्छे हैं या जो लोग गुनाहों को खत्म करने वाले हैं, जराइम पे काबू पाने वाले हैं, उनको तो कैद किया हुआ है और सग आजाद है। और जो जालिम लोग हैं, यानी कि उनको कुत्तों से इन्होंने यहाँ पे तशबीह दी है कि जैसे कुत्ते को, एक आवारा कुत्ता है, उसको मारने के लिए अगर आप पत्थर और ईंट को कैद कर देंगे तो हम कुत्तों को किस चीज से मारेंगे? तो इसका मतलब है कि उसको मारने के लिए जो चीजें हैं वो उनको कैद किया हुआ है। और जो जालिम लोग, जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, वो तो घूम फिर रहे हैं, वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे तशबीह दी गई है कुत्तों को जालिम लोगों से, कि जालिम लोग तो आजाद फिर रहे हैं, जालिम लोगों को तो पकड़ने, और जो उनको पकड़ने वाले लोग हैं, उन पे आवाज उठाने वाले लोग हैं, बेसिकली वही अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोग जो इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन लोगों को तो कैद कर दिया हुआ है। जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उन लोगों को कैद कर दिया हुआ है, लेकिन जो जालिम लोग हैं, जो जिनको कुत्तों से तशबीह दी गई है, वो लोग आजाद फिर रहे हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, एक ही बंद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो ये कहते हैं इसमें, इस बेसिकली इस बंद का मरकजी ख्याल ये है कि ए मेरे वतन, मैं तेरी गलियों पे कुर्बान हो जाऊं, जहाँ पे आजकल ये हालात हैं कि कोई इंसान अपनी मर्जी से गुजर नहीं सकता, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार नहीं सकता, और अगर कोई ज़िंदगी गुजारना चाहता भी है तो उसको लोगों से अपनी नज़र बचा के चलना पड़ता है। और मेरी नज़म दिल वालों के लिए है, और इस मुल्क का ये हाल हो चुका है, इस मुआशरे का ये हाल हो चुका है कि जालिम लोग आज़ादाना घूम फिर रहे हैं, और उन जालिम लोगों के खिलाफ आवाज उठाने वाले, उनको पॉइंट आउट करने वाले, उनकी लोगों को उनकी हकीकत बताने वालों को कैद कर दिया जाता है, जैसे कि शायर को इसमें कैद किया गया है, क्योंकि उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उनको कैद कर दिया गया। ठीक है, तो अभी ये एक हुई है, आपका बंद हुआ है। इंशाल्लाह अगले वीक में मैं आपको इसका, चूंकि आज इंट्रोडक्शन भी था इसका, इस वजह से ये एक ही बंद हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं करवाऊंगी। बहुत ज्यादा अगर काम दूंगी तो आपके सर से गुजर जाएगा। तो आज एक ही करते हैं। इस बंद से रिलेटेड या फैज अहमद फैज से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग जरूर कीजिए, मैं भी आपके पास ही हूँ। बाकी पिछला जो आपका काम है वो उसको जरूर सबमिट कराइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।